बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। केपी की असम्बली जो है उसको भी आज गवर्नर ने साइन करके तहलील कर दिया। लास्ट नाइट जो है चीफ मिनिस्टर केपी ने जो सिफारिश थी वो भेज दी थी गवर्नर को, और आज वो मामला भी जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इमरान खान साहब ने एक वादा किया था कि दोनों जो सूबे हैं यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ जो है उनको तहलील कर दिया जाएगा। तहलील हो चुकी हैं। अगले 3 रोज़ के अंदर जो है वो कायम मकाम वज़ीर आला के हवाले से मुशावरत का प्रोसेस जो है वो केपी में भी शुरू हो जाएगा। पंजाब की जब हम बात करते हैं, पंजाब में आज हमने देखा है चूँकि वो जो एक टाइम था जिसके अंदर दोनों यानी वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब और हमज़ा शहबाज साहब को जो अपोजिशन लीडर हैं उनको एक नाम के ऊपर मुत्तफ़िक होना था, वो नहीं हो सके। एक जानब से हमने देखा था कि 3 नाम सामने आए थे जिसमें नासिर सईद खोसा साहब थे, अहमद नवाज़ सुखेरा साहब और नसीर अहमद ख़ान थे। ये पीटीआई की जानब से थे, और दूसरी जानब से मोहसिन नकवी साहब और आहद चीमा का नाम सामने आया था जिसके ऊपर इत्तफाक नहीं हुआ। पार्लिमानी कमेटी जो है उसको तश्कील देने के लिए गवर्नर ने स्पीकर को कहा, स्पीकर ने नाम मांगे। 3 नाम जो पीटीआई की जानब से आए हैं उनमें मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, राजा बशारत साहब हैं, हाशिम जवां बख्श साहब हैं। जबकि पीएमएलएन यानी अपोजिशन की जानब से जो 3 नाम सामने आए हैं उसमें मलक अहमद ख़ान साहब हैं, हसन मुर्तज़ा हैं और मलक नदीम शामिल हैं। अब देखना यह है कि क्या ये पार्लिमानी कमेटी जो है वो निगरान वज़ीर आला का इंतखाब कर पाएगी या कि नहीं। अगर नहीं होता तो फिर आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये मामला जाएगा, और फाइनली इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अपने मेंबरान के साथ मुशावरत के बाद इसका फैसला करेंगे। जब हम बात करते हैं कराची यानी सिंध की बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, तो अभी तक सूरत हाल जो है वो जूं की तू है, यानी इल्ज़ामात जो हैं धांधली के वो लगाए जा रहे हैं। और वहाँ पे आज हमने जो एक डीसी ऑफिस के अंदर देखा कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स थे वो आमने सामने आ गए, वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हमला किया गया है। उसमें हमने देखा है कि अली जैदी जो है पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा वो भी ज़ख्मी हुए हैं बताया जा रहा है। सो कशीदा सूरत हाल है। और दूसरी जानब जो जमात इस्लामी है और पीपल्स पार्टी है वो भी एक दूसरे के ऊपर जो है वो इसी तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जमात इस्लामी ये कहती है कि पीपल्स पार्टी ने जो है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इस इलेक्शन के अंदर धांधली की है, और यही बात जो है यही नैरेटिव जो है वो इमरान खान साहब का भी है, पीटीआई का भी है। सो पाकिस्तान के अंदर अगर आप जितने भी माजी के अंदर इंतखाबात हुए हैं वहाँ पे जीतने वाला कहता है बिल्कुल साफ शफाफ थे इलेक्शन, और हारने वाले ने हमेशा ये कहा है कि धांधली हुई है, उनका मैंडेट जो है वो चोरी कर लिया गया है। और इस्लाम अगर हम कौमी असम्बली की बात करें तो कल स्पीकर साहब ने 35 जो पीटीआई के मेंबरान थे यानी 34 पीटीआई के और एक शेख रशीद साहब जो कि उनके इत्तेहादी हैं इसलिए उनको 35 करार दिया जाता है, उनको डी नोटिफाई करवाया गया चीफ इलेक्शन कमीशन से। और फिर उसके बाद आज हमने देखा है कि इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है कि 33 हल्कों के ऊपर वो इंतखाब लड़ेंगे। सो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो स्टेबल नहीं हो रही, और उसके तमाम मनफी असरात जो है हमारी मईशत के ऊपर पड़ रहे हैं, और काफ़ी चैलेंजिंग किस्म की सूरत हाल जो है इस वक्त मुल्क को दरपेश इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब अली नवाज़ अवान साहब, आप मरकज़ी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया अली साहब आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप लोग तो असम्बली में वापस आ रहे थे, कल का जो डिसीजन है स्पीकर का और फिर उसके बाद डी नोटिफाई कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 34 अरकान को, जाहिर है कि शेख रशीद साहब भी उसके अंदर शामिल हैं, आपके इत्तेहादी थे। अब आप लोगों का अगला मूव क्या है? आप लोग अभी वापस आएंगे नेशनल असम्बली में जैसे आप लोगों का प्लान था? आपने खान साहब ने कहा था ना, आपने सुना होगा कि मैं स्लीपलेस नाइट्स दूंगा, उसको दवाइयां खानी पड़ जाएंगी, और वो दवाइयां खानी पड़ रही हैं। और चले देर है दुरुस्त है, हम तो कहते थे स्पीकर साहब का पास कोई राइट नहीं है इस्तीफे रोकने का, बट आपको पता है वो क्या क्या तरजीहात देते थे, मेरे पास आएंगे चाय पियेंगे,
मैं हाथ की लकीरें देखूंगा, इनको इनसे पूछूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि इस्तीफा मानना है कि नहीं मानना। और इमरान खान साहब की सिर्फ एक मैं इसके ऊपर सोच रहा हूँ, उन्होंने 35 इस्तीफे कबूल कर लिए। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द हमारे असेंबली से इस्तीफे कबूल हों और बाकी जो बाकी मानदा भी हैं वो भी कबूल हों, ताकि जो मुल्क में दो असेंबलियों के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएं। ये इलेक्शन कमीशन जो कराची के अंदर 2 दिन रिजल्ट नहीं दे सका, और पूरे पाकिस्तान में क्या इलेक्शन कराएगा और क्या बातें करेगा। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अगर वो नहीं मांगते हैं हमारे ये बाकी ईमानदार इस्तीफे, तो उन्हें हमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन देना पड़ेगा, पीएसी की चेयरमैनशिप देनी पड़ेगी, और फिर आप देखिएगा आगे होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर वो मजीद इस्तीफे जो है वो कबूल नहीं करते तो अब आप लोगों की सोच ये है कि आप लोग नेशनल असेंबली में वापस आएंगे? सर वापसी इसी हद तक होगी, वापसी इसी हद तक होगी। जो बाकी मामला ये, क्योंकि उन्होंने जो 20 लोगों जो हमारे लोटे हैं उनको बिठा के डमी सा अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है, वो रिप्लेस हो जाएंगे। अपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ का, ओरिजिनल तहरीक इंसाफ का आ जाएगा, पीएसी की कमेटी और हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है। और उसके बाद असेंबलियों में क्या जाना ना जाना एक ही बात होती है। जो फैसले होंगे उसके बाद, क्योंकि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि लीडर ऑफ अपोजिशन की मुशावरत से होंगे, जो नया सेटअप बनना है, जो नए इंतखाबात के लिए निगरान वजीर आजम बनना है जिसने, वो हमारी मुशावरत के साथ नाम से, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल सही है। अब ये अच्छी स्ट्रेटजी है आप लोगों की, लेकिन क्या ये अच्छा ना होता कि आप लोग जब किसी भी लिहाज से, जाहिर है कि आप लोग तो ये कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, एक साजिश के तहत खान साहब की और आप लोगों की गवर्नमेंट जो है उसको चलता किया गया। अगर उस वक्त ही अगर आप लोग असम्बली के अंदर बैठे होते तो ये शहबाज शरीफ साहब की रिमूवल, जिसा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान साहब के खिलाफ आया, शहबाज साहब के खिलाफ भी आप लोग ला सकते थे। वो सारा कुछ जो अभी आप सोच रहे हैं वो उस वक्त करते तो, और ये दो असम्बलियां जो है गवर्नमेंट्स भी आप लोगों की बची रहती, क्या ये बेहतर ना होता? भाई हम चाहते क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हम तो ये शुरू से कह रहे हैं हमारी इस्तीफे कबूल करो। वो कभी 10 के चूज कर लेते हैं, कभी 35 के कर लेते हैं, हम तो आज भी कह रहे हैं बाकी मानदा भी कर लें। हमने तो उनको खुशामदीद कहा है कि स्पीकर साहब को अकल आई है, या डर के मारे खान साहब के कि खान साहब असेंबली ना आ जाए। हम तो कह रहे हैं सारे कबूल कर लो, ताकि 135 सीटों के ऊपर इलेक्शन कॉल हो जाए। हम तो इस सिस्टम का हिस्सा है ही नहीं, हम पहले भी कहते थे नहीं है। पर जब हमारे कबूल नहीं करते तो हमें कोई ना कोई तो अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। हम सुप्रीम कोर्ट के गए, हमने हाई कोर्ट के अंदर गए, और वो कहते हैं कि स्पीकर का इख्तियार है। आपने देख लिया स्पीकर का क्या इख्तियार है। अगर वो देखें, अब उनके ऊपर है कि वो चाहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन तहरीक इंसाफ का हो, और जिससे उनको मुशावरत करनी पड़ेगी, वरना वो हमारे इस्तीफे कबूल करें। हमारे पास तो इसके अलावा चारा कोई नहीं था। बिल्कुल तो ये सही है। सारे मिलके आए, मैं इनके अलग अलग चैम्बर में पाऊंगा, मैं देखूंगा कि इस्तीफा मजबूरी में तो नहीं दिया, साइन चेक करूंगा, ओरिजिनल देखूंगा, और वो सारी बातें कहाँ गई। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और उसके अंदर आपने देखा जो खान साहब ने कहा था इनको नींद नहीं आएगी, वो नहीं आ रही है इनको। इधर हमने कहा है कि मुशावरत कर रहे हैं वापस जाने के, उधर उन्हें इस्तीफे कबूल कर दी। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप बाकी मामला भी कर लें, हमें नहीं जरूरत। बट अगर आप जब तक नहीं करेंगे, आपको दूसरी तरफ हमने आपको ऑप्शन दे दी है। अब वो है कि वो मिसाल तो इस पे नहीं बैठे, एक मत दोनों तरफ है, एक तरफ मौत का फरिश्ता खड़ा है, दूसरी तरफ खाई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब अभी भी वो कंसिडरेशन है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, या उनको कह सकते हैं सदर साहब के आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और आप लोगों को ये मतलब अभी भी आप लोग श्योर हैं कि जिन एमएनएस का आप लोग क्लेम करते हैं कि नून लीग के काफ़ी एमएनएस आप लोगों के साथ राब्ते में हैं, वो शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं देंगे? और पुलिस भाई, ये जो हालात इन्होंने कर दिए हैं, आप इकोनॉमिक्स पे शो करते हैं, फाइनेंस पे शो करते हैं। मार्च के एंड तक आपने $8 बिलियन देना दुनिया का वापस डेट में, और आपके पास इस वक्त 4.2 बिलियन रुपीस पड़े हुए हैं। आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि जो 1.1 बिलियन जो उन्होंने पर्पस चेंज किया था, वो भी नेक्स्ट फिजिकल ईयर के लिए ले गए। आईएमएफ आपको मुंह नहीं लगा रहा। ये तो चाहते हैं इनको कोई निकाले आगे, ये तो चाहते हैं कि कोई हम शहीद बने, हम इनको शहीद बनने का चांस नहीं दे रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया, सदर साहब कहते हैं, तो ये खुद अपने 5 बंदे नहीं लेके आएंगे कि हमारी जान छूटे, हम शहीद कौन हो जाए। हम इनको ये रास्ता नहीं दे रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आप चलें। आप तो कह रहे थे ना कि हमें डराया गया, हमें धमकाया गया, हमें डंडा दिखाया गया, कहा गया तुम सारे नहल हो जाओगे। तो हमने मुश्किल फैसले लिए, तो मुश्किल फैसले पाकिस्तान को आगे लेके जाओ।
एक तरफ वो मुश्किल फैसले से ये हुआ कि 1100 करोड़ रुपए के आपके केसेस खत्म हो गए, दूसरी तरफ ईवीएम खत्म हो गई, दूसरी तरफ आपने ओवरसीज पाकिस्तानी का वोटिंग राइट खत्म करके जो चीज आपके हक में वो तो हो गई हुई है कि जो पाकिस्तान के हक में वो भी तो करें। आप वो करने को तैयार नहीं है, तो ये तो चाहते हैं उनको कोई ना कोई निकाले आके, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आई जी अपने, लेकिन हमें अली साहब जरूरत ही नहीं अली पड़ेगी, ये जी खुद अपने पास। अली साहब, लेकिन नुकसान तो मुल्क का हो रहा है ना इस वक्त। जो मुल्क की जो आप फिगर्स कोट कर रहे बिल्कुल ठीक बात, हैं, ये तो एक मैक्रो बिल्कुल इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं। आज तो लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, रोटी नहीं है, यानी, और वो भी उनके मुंह से छीन ली गई है, और लोग जिस भगदड़ में मर रहे हैं आटे के लिए, तो ये तो यानी सारे का सारा नुकसान और स्यापा जो है वो तो आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है। जेन्युइन बात है ना, ये बाजवा साहब से सवाल होना चाहिए, ये सवाल बाजवा साहब को बताया भी गया था। इमरान खान साहब ने खुद बताया था, वजीर आजम और शौकत तरीन साहब ने जाके 3 घंटे की उनको ब्रीफिंग दी थी। उन्होंने कहा था अगर आप कोई ऐसा स्टेप करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी रिवाइव नहीं हो सकेगी, और वही हो रहा है, और वो इंसिस्ट कर रहे हैं अभी भी उसी से। आप देखें ना, अगर पीडीएम की गवर्नमेंट है, आज स्टैब्लिशमेंट पीछे से हट जाए, इनकी गवर्नमेंट 1 घंटा नहीं चल सकती, पर वो अभी तक उनकी गवर्नमेंट चल रही है और डंडे लेकिन के वो जोर पे उनकी आर्गुमेंट बड़ा गवर्नमेंट चल रही डिफरेंट है। देते हैं ना, वो चलो आप कहते इस हैं कि जो तरह जी आपको सफर करना पड़ता है, गुलामी की आपको कॉस्ट करनी पड़ती है। तरीके इंसाफ इस वक्त क्या कर सकती है, मुझे जस्ट बताएं। तरीके इंसाफ अगर लेट्स वो असेंबली में चली जाती है, फैसले तो इन्होंने करने हैं, फैसले हमारे इख्तियार में तो नहीं है कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, बिजली की प्राइसेस बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, आईएमएफ के साथ जो उनका प्री कंडीशन सेट हुई है वो मीट होंगी कि नहीं होंगी, वर्ल्ड बैंक के साथ जो प्री कंडीशन सेट है वो होंगी कि नहीं होंगी। ये तो इसी ने करना है ना। वो एक जगह जाके कहते हैं यूएई को कि कश्मीर के ऊपर आप साजिश बन जाए, बाकी आगे कहते हैं हम पीछे नहीं होंगे, तो उनको तो समझ ही नहीं आ रही। अब इसका जो फैसले हुए हैं हमें तो बाहर निकाल दिया गया ना, हम उस फैसलों में तो कहीं भी नहीं है। आज भी जो फैसले हैं वही कर रहे हैं। और बाजवा साहब से पूछे आप, उस वक्त की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से पूछे आप, उस वक्त जो रात को अदालतें खुली थी, पूछे उनसे आप कि लोगों के पास आज आटा नहीं है, लोगों के पास आज भूख है, लोगों ने अपने बच्चे स्कूलों से निकाल लिए हैं, क्राइम रेट इस मुल्क के अंदर बढ़ गया है, आपकी टेररिज्म री इमर्ज हो रही है, आपके साथ दुनिया का कोई मुल्क चलने को तैयार नहीं है। सवाल बिल्कुल बनता है, पर ये तरीके इंसाफ से नहीं बनता, ये उनसे बनता है जिन्होंने ये फैसले किए हैं, जो बंद कमरों में बैठ के पाकिस्तान के फैसले करते हैं, ये उनके बनता है। लेकिन वो आप और लोगों पे उसके इल्जाम बाद लगाते उनके हैं ना, शेरबाज आप से आने लोगों पे, वाले। अली भाई, आप लोगों पे इल्जाम ये लगाते हैं कि ये असम्बलियां भी इन्होंने डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करने के लिए तोड़ी हैं, दोनों सूबों की। और इमरान खान साहब रिस्पॉन्सिबल है तमाम इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक हजानी कैफियत है, वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि एट द कॉस्ट ऑफ आर पोलिटिकल जो भी नुकसान हमें सियासत और इलेक्शन के अंदर होगा, लेकिन हम मईशत को ठीक करना चाहते हैं। ये तो वो आप लोगों के ऊपर डालते हैं सारा कुछ। भाई देखिए, तरीके इंसाफ भी एक जमात है, 13 जमातें तो हुकूमत कर रही हैं, तो इसका ये मतलब है 13 जमातें मिलके भी फेलियर है बहुत बड़ा। हम यही कहते थे कि 70 साल इन 13 जमातों ने पाकिस्तान चलाया, ये या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट 35 साल चलाया बीच में से, तो जो खमियाजा भुगतना पड़ा वो तरीके इंसाफ की वजह से तो नहीं भुगतना पड़ा। अगर वो समझते हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, तो हम तो उसका रोड मैप भी दे रहे हैं कि आप फ्री फेयर इलेक्शन करा दें, अगली 5 साल की गवर्नमेंट आएगी, सारे उसके साथ बैठना भी चाहेंगे, जितने फाइनेंशियल डोनर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई आपके साथ बैठना नहीं चाहते, पर आप इलेक्शन करा दें। आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को आगे लेके जाना, आप हुकूमत भी नहीं छोड़ना चाहते, आप इकोनॉमी के ऊपर फैसले भी नहीं करना चाहते, आप डिसीजन मेकिंग भी आपने होल्ड की हुई है, और इसकी जिम्मेदार इमरान खान। तो इमरान खान को हुकूमत दे दो ना, अगर तुम लोग ये नहीं चला सकते। हुकूमत भी खुद करनी है, केसेस भी अपने माफ करने हैं, ईवीएम भी खत्म करनी है, ओवरसीज पाकिस्तान का वोटिंग राइट भी खत्म है। एक लेजिस्लेशन मजीद भाई मुझे बता दें, 8.5 महीने के अंदर एक आम आदमी के लिए उन्होंने लेजिस्लेशन की हो। इमरान खान तो जब आया था वो इकोनॉमी तो तबाह हाल थी, इमरान खान जब आया था तो कोरोना था, इमरान खान जब था तो लोकस था, इमरान खान तो लेकिन वो आप लोगों को कहते हैं कि 5.6% लैंड माइंस इमरान खान बिछा के गए ना, ये इस तरह की बातें। वो कहते हैं कि रिजर्व भी नीचे आ चुके थे, 10.7 के ऊपर रिजर्व छोड़ कर गए अप्रैल में आप लोग। तो किसने कहा था हो, तो 1.5 तक चलने देते, खुद पाकिस्तान की अवाम फैसला करती। आप उस वक्त कहते थे हमने इसलिए चेंज किया है, तो अब संभाले ना, आगे लेके जाए मुल्क को। और जो ये सोचते थे कि ये आइंस्टाइन है और ये मुल्क को आगे ठीक कर देंगे, तो उनसे सवाल पूछे आइंस्टाइन से कि आपने जो समझा था और ये काम कर दिया था, अब आप जवाब देना आके। अली भाई, मुझे ये बताएं कि अभी जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा फेज हुआ, और खासकर कराची के अंदर
और हैदराबाद के अंदर जिस किस्म के नताइज आए, आप लोग जाहिर है कि आज इमरान खान साहब ने एक डिटेल्ड वो भी ट्वीट भी की है जिसमें सिंध की गवर्नमेंट यानी पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, और ख़ासकर जो ईवीएम की उन्होंने बात की कि ये जो इलेक्शन कमीशन है इसने जानबूझ के ईवीएम के प्रोसेस को जो है वो सबटैच किया। मुझे ये बताएं कि आप लोग 2 सूबों के अंदर चले गए हैं, असम्बलियाँ तोड़ के इलेक्शन में जा रही है, ज़ाहिर है कि प्रोसेस यही है। अब आई डोंट नो कि ये जो निगरान हुकूमत होगी वो कितने अरसे के लिए लाई जाएगी। इवन जनरल इलेक्शन कौमी असम्बली भी तहलील हो जाती है, तो इन्होंने ही करवाने हैं ना। मुझे ये बताएं कि कल को फिर आप लोग किस तरह एक्सेप्ट करेंगे तमाम रिजल्ट्स को या नताइज को अगर वो आप लोगों के खिलाफ आए तो? सर देखिए, आप जब आप सिस्टम के अंदर होते हैं आप इन प्रोटेस्ट भी जाते हैं। आपको याद है 2008 का इलेक्शन था, सदर परवेज मुशर्रफ साहब थे और पार्टी इलेक्शन में गई थी, इन प्रोटेस्ट नहीं थी। हम भी ये समझते हैं कि अगर थोड़ी सी भी कोई इज्जत गैरत कोई भी किसी तरह की चीज हो कि आप एक सिंध के बाहर सेकंड फेज के सिंध के सिर्फ 2 जिलों के अंदर आप कराची और हैदराबाद आधा आप इलेक्शन नहीं करा सकते और 2 दिन तक उनके रिजल्ट नहीं आते। आपकी परफॉर्मेंस तो सामने आ चुकी हुई है। इस्लामाबाद के इलेक्शन से आप 3 दफा भाग चुके हुए हैं। ये तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अगर आप नहीं हटते तो कोई आपको हटा नहीं सकता। हम एज अ प्रोटेस्ट जाएंगे और देखें। हम पहले 17 जुलाई को भी गए थे, आपने देखा उसका क्या रिजल्ट आया पंजाब की 20 सड़कों के ऊपर। फिर हम 16 अक्टूबर को भी गए थे, वो भी रिजल्ट आपके सामने है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जब नेशनल इलेक्शन कॉल होंगे या हमारी दोनों सूबाई असेंबली के इलेक्शन कॉल होंगे, इंशाल्लाह ताला नताइज तहरीक इंसाफ के हक में होंगे। अगर ना हुए तो हम देखें सिस्टम के अंदर रहते हैं, हम अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं, हम उसके ऊपर तहरीक चलाते हैं। जब हमने पहले भी कहा था 2013 के इलेक्शन में, हम ये तो नहीं कहते री इलेक्शन करा दें। हमने कहा था कमीशन बनाए जो उसकी गलतियों की डिटरमिन करे और 72 जस्टिस साहब के जो फैसला आया था, उनका नाम मेरे दिमाग से निकल गया, जो कमीशन हेड थे, उन्होंने 72 इरेगुलरिटीज डिफाइन की थी और पिन पॉइंट की थी। क्या है इनको बेहतर करें, अगले इलेक्शन के रिजल्ट ठीक होंगे। और हमने कहा था बिल्कुल ठीक बात है। फिर इलेक्शन कमीशन और फिर इलेक्टोरल रोल कमेटी बनी थी जिसने अपने फैसले किए थे। आगे की तरफ जाते हैं ना, आप पीछे तो की तरफ तो नहीं जाते। अभी भी हम ये कहते हैं कि कह रहे थे कि ईवीएम की तरफ अगर आप चले गए तो ये वाले मसले मसाइल नहीं होंगे। पर पाकिस्तान की जो अशरफिया है, पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर अपने आप को समझते हैं, वो नहीं चाहते क्योंकि वो अपना सिस्टम अपने हाथ में रखना चाहते हैं। अगर फ्री एंड फेयर होने लग जाए तो उनके हाथ में क्या होगा? हम तो ये समझते हैं कि ठीक है अली साहब, मुझे जी आखिरी सवाल करूंगा। मुझे ये बताएं कि निगरान वज़राए आला जो है 2 सूबों के अंदर बनने हैं। पंजाब के अंदर जाहिर है कि जो नाम वो दिए हैं अपोजिशन वाले दे रहे हैं, यानी PMLN, और जो नाम आप लोग दे रहे हैं उस पर एक कंसेंसस नहीं हुआ, पार्लियामानी कमेटी के पास चला गया मामला। और KP में भी के कुछ डिफरेंट हो, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, उन्होंने वजीर आला को तैनात करना है। तो मतलब ये सारे मामला जो हैं वो जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे रुकते हैं। तो आप लोगों को फिर कोई एतराज नहीं होगा फिर? डेफिनेटली मसला ये नहीं होता सर। आप अपने देखें, आप जब आप पॉलिटिकल पार्टी होते हैं या किसी जगह भी आप काम कर रहे होते हैं, चाहे कॉर्पोरेट में हो, जब पब्लिक सेक्टर के अंदर हो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, आप अपने इख्तलाफात के साथ अपना काम करते रहते हैं। सिस्टम का हिस्सा होते हैं ना, सिस्टम उसी के साथ इवॉल्व होता है। ये लोग पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं ये सारी चीजें, और जब पाकिस्तान के लोग ये सारी चीजें वो अपनी राय कायम कर रहे हैं। आप समझते हैं कि वो अगर मसूद चपड़ासी जिंदा होता तो मेरा ख्याल था शहबाज शरीफ उसका नाम भी दे देते। जो नाम उन्होंने दिए हैं, जो उनकी सीरियसनेस है, वो भी आपके सामने आ गई है कि मतलब एक साफी साहब का नाम दे दिया और दूसरा जो उनके साथ पार्टनर इन क्राइम था उसका नाम दे दिया। ये भी लोग देख रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन उनको सेकंड कर देता है तो वो भी लोग इलेक्शन कमीशन को भी देख रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि लोग उनका कैरेक्टर भूल जाएंगे और वो टाइम के साथ वो नजरों से ओझल हो जाएंगे। हमने पुरानों को भी भूलने नहीं दिया, इनको भी नहीं भूलने देंगे। बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब, PTI के मरकज़ी रहनुमा। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है सेनेटर ताज हैदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं। इस वक्त जो कराची के अंदर और बाकी सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उस हवाले से और मुल्क की ओवरऑल सियासत के ऊपर उनसे गुफ्तगू करेंगे। ताज हैदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो एतराज़ात आपकी हुकूमत पे ख़ासकर जमात इस्लामी कर रही है और PTI भी ज़ाहिर है कि वो कह रही है कि ये धांधली के अंदर शामिल थे,
उस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस सिलसिले में तमाम जो तरीक़ेकार है मौजूद है और मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि वो उस तरीक़ेकार को फॉलो करें और जो भी अपनी शिकायत है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर उसको वाज़ेह नहीं किया जा सके। यानी जैसे गिनती का है, अब हमने अपने कारकुनों को ये कहा है कि हमारी कोई जो एक तो होती है ना जो हम खुद गिनती करते हैं, लेकिन ये कि एक वो है कि जो अनाउंस हुआ है और उसमें अगर फ़र्क है तो हम नई गिनती की दरख्वास्त दे सकते हैं, फौरी हो जाती है। हमारी एक सीट पे नई गिनती हुई है। तो आप ये फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो तरीक़ेकार है या इलेक्शन के जो लॉज हैं उनको फॉलो करते हुए जमात इस्लामी को या किसी भी दूसरी जमात के कैंडिडेट को कोई मसला है तो वो उस प्रोसेस को जो है वो फॉलो करें और वहां जाके जो है अपनी शिकायत दर्ज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अर्ज़ करूँ हम तो यही करते हैं। मतलब मैं पार्टी के इलेक्शन सेल का सरबराह हूँ और मेरे दस्तखतों से मेरे लेटर पे कोई 35 शिकायत इलेक्शन कमीशन को पोलिंग के दिन भेजी गई हैं। तो तरीक़ेकार तो यही है। टेलीविज़न पे आके मैंने ये नहीं कहा कि ये हो गया या ये हो गया, लेकिन वो एक डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन के सामने है। देखिए उनकी 2018 में भी जो धांधली हुई थी उस पे हमने मेरा ही लिखा हुआ एक 90 पेज का डॉक्यूमेंट है, वो हमने जाके इलेक्शन कमीशन को पेश कर दिया कि जनाब ये है। अब वो 88 मतलब जी यही चीज़ होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही है। 88 सीटों के ऊपर अभी तक के जो नताइज हैं उसमें जमात इस्लामी जो है वो कामयाब है। 96 सीटों के ऊपर पीपल्स पार्टी है, लेकिन वो ये क्लेम करते हैं कि हमारे 100 से ज़्यादा जो है वो मेंबरान होने चाहिए थे या जो भी मतलब इस वक्त तादाद है वो 100 से अबव होनी चाहिए थी। सो हमारा मैंडेट जो है उसको चुराया गया है। मतलब अब नहीं, इसका वो हमारे कैंडिडेट भी ये कहते हैं कि उनकी जी कोई 12 सीटें कम की गई हैं, लेकिन हमने तो उनको यही कहा है कि भाई आप जाके गिनती करा लें फिर से। अब अब ये सुर कि हाफिज साहब तो खैर मेरे ज़ाती भी बड़े मोहतरम हैं, दोस्त हैं, हाफिज कुरान हैं, एक इतनी बड़ी दीनी जमात के वो इतने बड़े लीडर हैं। तो अब मेरी ये तो मजाल नहीं है कि मैं उन्हें बहतान लगाने के सिलसिले में या बदगुमानी के सिलसिले में जो अहकामात कुरानी हैं वो उनको याद दिलाऊं, लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ इसी से कि अहकामात कुरानी भी मौजूद हैं एक बहतान लगाने के लिए या बहतानी नहीं बदगुमानी करने के लिए कि अगर मेरे दिल में ये ख्याल आए कि फलाने ने ऐसा किया है और उसके लिए मैं कोई कार्रवाई ना करूं बल्कि कहता फिरूं सब में, मेरे ख्याल से फिर मैंने कहा कि इतने बड़े बड़े उलमाए दीन हैं, मेरी ज़बान तो खामोश है। अच्छा ताज हैदर साहब, अभी किन लोगों से आपका, जाहिर है कि जो इंडिपेंडेंट हैं उनके साथ भी रब्ता होगा, पीडीएम की जो जमातें कुछ सीटें जीती हैं जिसमें नून लीग भी है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम भी है, यानी फजल रहमान साहब का ग्रुप है, बाकी भी कुछ हैं, तो मेयर बनने के लिए तो ज़ाहिर एक क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, ना आप लोगों के पास है ना जमात इस्लामी के पास है, लेकिन उनके पास ऑप्शन पीटीआई का ज़रूर है जिसके पास 40 सीटें हैं। बिल्कुल। तो और आप लोग अब नजरियाती तौर पे पीटीआई से वो बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि पीटीआई भी कराची को रियासत मदीना बनाना चाहती है। तो मुझे लग रहा है कि उनका आपस में इत्तेहाद होगा और वो जो एक ख्वाहिश है रियासत मदीना बनाने की वो ये दोनों जमातें मिलकर पूरी करेंगी। यही नहीं बल्कि मेरठ के अंदर 8 सीटें वो जीत गए हैं तहरीक इंसाफ वाले। तो मैं तो वहाँ के जितने भी अहदेदारान हैं उनको मैंने सवालनामा भेजा है कि ज़रा आप बताइए कि कहाँ कहाँ हमसे गलती हुई थी या कोई बात हुई थी जिसकी वजह से हमारी दूसरे जो है वो इतनी ज़्यादा सीटें ले लें, क्योंकि ये जो है ना अपने अमल का हिसाब रखना ये इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा ताज हैदर साहब जी, हमसे क्या क्या आप गलती हुई। चूंकि इलेक्शन सेल के जो हैं वो सरबराह भी हैं पीपल्स पार्टी के, मुझे ये बताएं कि ये बात आज शर्जील मेमन साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, कल जो है सईद गनी साहब ने भी ये की थी कि ये बात बड़ी हैरत अंगेज है, हमारी जो सीटें हैं उस पर हैरत क्यों लोग कर रहे हैं, बिकॉज
हम तो ज़ाहिर है कि 14 साल से आप लोग सिंध के अंदर गवर्नमेंट में हैं, और कराची में आप लोगों की गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है कि आप लोग क्लेम करते हैं, आप लोग दावा करते हैं कि आप लोगों ने बहुत काम भी करवाए हैं, और जमात इस्लामी ने तो कोई काम नहीं करवाया। तो वो आपकी जो लीडरशिप है वो ये कहती है कि ये हैरानकुन है कि इतना मैंडेट उनको कैसे मिल गया। तो क्या इसमें आप समझते हैं कि जमात इस्लामी का जो मैंडेट है उसके ऊपर भी सवालात जो आप लोग उठा रहे हैं वो जायज़ हैं? नहीं, हम सवालात नहीं उठा रहे, देख हम लोग जरूर रहे हैं कि आखिर वो क्या बात है कि जिसकी वजह से ये चीज़ सामने आई। देखिए, जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है, और पार्टियां दो चीज़ से बनती हैं, एक तो नज़रिया और एक उसकी तंजीम। हमने 2 साल पहले, अगर लोग देखें कि हमको इतनी सीटें कैसे मिल गई, तो हमने 2 साल पहले बाकायदा इंटरव्यूज़ करके हर वार्ड के अंदर हमने वार्ड की तंजीमें बनाई थी। मेरे दोस्त राशिद रब्बानी, मैं और वो लियारी में जब इंटरव्यूज़ कर रहे थे, तो उसी में कोरोना का शिकार हुए, और इस तंजीम के दौरान वी लॉस्ट अवर बेस्ट फ्रेंड राशिद रब्बानी। लेकिन ये कि अब एक एक वार्ड में हमारी तंजीम है, और जो इस वक्त मैंने कहा कि मैं जो रिव्यू कर रहा हूँ वो यही है कि कहाँ किस तंजीम से कोई जो है गलती हुई है, या फर्ज कीजिए कि तंजीम काम कर रही थी लेकिन जो उन्हें सपोर्ट देनी थी वो नहीं मिली। तो ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि भाई ये जो दूसरी जमातें हैं उनको कैसे इतने वोट पड़ गए। नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पीटीआई जो है वो 3.5 साल यानी 3 साल 8 माह अभी उन्होंने फेडरल में हुकूमत की, उसमें भी जाहिर है कि लोगों के सवालात थे, महंगाई, और अब 8 माह के अंदर जिस तरह से आप लोग चूंकि पीडीएम का हिस्सा हैं, इस फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, जहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है, तो जमात इस्लामी को हो सकता है कि उन्होंने मौका दिया हो कि लेट अस यू नो हैव एन एक्सपीरियंस विद अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी। तो ये भी तो हो सकता है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हमसे गफलत हुई है उसको देखना है। जहाँ तक पीडीएम का सवाल है, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम पीडीएम से निकाले हुए हैं, हम और एएनपी चलें, ये जो भी इत्तेहादी नजरियाती हुकूमत का तौर हिस्सा है जी, इत्तेहादी हुकूमत जिसमें नहीं, जी पहलवान में मेरी सुन लीजिए जी कि जो बाएं बाजू की जमातें थी उनको पीडीएम से निकाल दिया गया था, और जितने भी अब माशी उमूर हैं वो उनके पास है, सारी माशी माशी पॉलिसी भी उनके पास है। नहीं, लेकिन मशवरे हमने लेकिन दिए, ताज हैदर साहब हमने आप जी, आप लोग कैसे, आप लोग जो माशी फैसले हैं इस हुकूमत के, क्या आप अपने आप को उससे बरी और जिम्मा करार देंगे? आज करार दे रहे हैं जबकि हुकूमत है, कल तो फिर आप लोग कहेंगे कि हम तो फाइनेंशियल जितने भी मैटर्स थे उसका हिस्सा ही नहीं थे। नहीं, तो आप ही इसका जवाब दे लीजिए, क्योंकि मुझे तो शायद इजाजत नहीं है बोलने नहीं, काबीना का जो फैसला होता है की। सेनेटर साहब, क्या वो आप फैसला, आप जवाब दें बिल्कुल, वो फैसला मुझे तो इजाजत नहीं यूनानिमस नहीं होता, वो कलेक्टिव फैसला नहीं होता? है। मैं माजरत खाऊं, क्योंकि एक बेअदबी मुझसे हो रही है कि जब आप दखल अंदाजी कर रहे होते हैं तो मैं बोल रहा होता हूँ, तो लिहाजा मैं खामोश हूँ, आप बोलिए। जी प्लीज आप बताइए। हम्म? मैं वही कोशिश कर रहा था, अगर मुझे इजाजत दें। देखिए, ये जैसा कि मैंने कहा कि आखिर जो नजरियाती इख्तिलाफ है वो क्या है, और उस नजरियाती इख्तिलाफ के ऊपर ये तकसीम हुई है पीडीएम जो कि हमने बनाई थी। हुकूमत बनने के तीसरे ही दिन बिलावल जो थे वो पब्लिकली उन्होंने कहा कि आईएमएफ से हम रीने, और वजह क्या है मुल्क में गुर्बत की? वजह सीधी सादी ये है कि आईएमएफ जो है वो आपका जितना भी डेफिसिट है उसका बोझ अवाम पे डालता है, और इस वजह से अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसते हैं। हमने पहले ही दिन उनको कहा कि जनाब आप रीनेगोशिएट करें कि साहब आईएमएफ की ये जो कंडीशनैलिटीज हैं ये हम नहीं मीट कर सकते, लिहाजा हमें सहूलत दी जाए।
उन्होंने रीनेगोशिएट करना शुरू किया और IMF को यकीन दहानी कराई कि नहीं, हम आपकी जितनी शराइत हैं हम उन्हें मीट करेंगे। अब फिर ये तमाम चीज़ें सामने आई कि भाई हम उन शराइत को मीट नहीं कर सकते। अब यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल साहब ने भी अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर IMF से कहा कि आप इसको रीनेगोशिएट करें और सहूलत दें। और हमने ये तमाम का तमाम हमारा वो है कि हम इस मुल्क के जो वसाइल हैं उनको तरक्की दे के अपनी अफरादी क़ुव्वत से काम लेके मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं। मेरी सेनेट के बजट सेशन के अंदर तकरीर जो है वो छपी हुई शक्ल में मौजूद है कि जिसमें मैंने कहा कि लियाकत अली खान ने 1950 में बनाई थी PIDC। शहीद जुल्फ़िकार अली सेक्टर ने पब्लिक सेक्टर को, मुल्क टूट चुका था, आधा आधा हमारा मार्केट जा चुका था, उस वक्त मजदूरों से कहा कि प्रोडक्शन को ऊपर बढ़ाओ और नए मार्केट जो थे वो निकल आए। लेकिन ये कि प्रोडक्शन को गिरा के आप इस मसले को हल नहीं कर सकते। और आज भी वही पोजीशन है कि आप मुल्क की मईशत को नहीं संभाल सकते। दिस इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ पर्सन्स और पार्टीज, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी। कि IMF जहाँ जहाँ भी गई है उसका नतीजा गुर्बत में हुआ है और इस वजह से हुआ है कि वो बोझ अवाम पे डालते हैं। हम अवाम पे बोझ डालने के बजाय उनकी जो पैदावार तो सलाहियत है जी सर ताज हैदर साहब, तो फिर अगर आप लोगों की बात नहीं मानी जाती है तो आप लोग ऐसी हुकूमत के साथ फिर क्यों नथी हैं जो मुल्क के अंदर हमें सियासत ही छोड़ देनी चाहिए। ये तो मुझे नहीं पता कि किसको सियासत करनी चाहिए, किसको सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब अवाम को आटे की वजह से लोग मर रहे हों पूरे पाकिस्तान के अंदर और लोगों को यानी नवाला उनके मुंह से छीन लिया जाए, तो ऐसी हुकूमतों का क्या फायदा है, मुझे बताएं ना। बिल्कुल, ये हम पे पहले भी एतराज़ात हुए, लेकिन ये जहद मुसलसल अब कोई 55 साल से चल रही है हमारी कि हम अपने माशी नज़रियात को लागू कर सकें। और उसको लागू करने के लिए मैदान छोड़ देना जो है वो मुनासिब पॉलिसी नहीं है। उसके लिए यही है कि बैठा जाए, साथ दिया जाए, समझाया जाए, कायल किया जाए, अगर दूसरे के पास कोई सोल्यूशन है उसको देखा जाए। ये एक तरीका है सियासत का और शराफत का। ये नहीं होता कि बल्कि आप यूं हैं, आप यूं हैं, आप यूं हैं, हम आपसे पुट्टी करके बैठे हुए हैं, बात ही नहीं करते। चलें, बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर ताज हैदर साहब, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और ये जो इंतखाबात हुए हैं लोकल गवर्नमेंट के उसमें अपनी जुमात की जो पूरा प्रोसेस था उसको वो देख रहे थे, उसकी सरबराही भी कर रहे थे। आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक रफ़ीक रजवाना साहब, फॉर्मर गवर्नर पंजाब, मरकज़ी रहनुमा हैं आप, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और सीनियर एडवोकेट हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज चूँकि जो असम्बली पंजाब की तहलील हुई उसके बाद हमने देखा कि कुछ नाम जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से आए थे, कुछ अपोजिशन की तरफ से कपल ऑफ नेम्स सामने आए, और पहले स्टेज में ज़ाहिर है कि इत्तेफाक नहीं हुआ। अब दूसरी स्टेज पे पहुंच गया मामला पार्लिमानी कमेटी के ऊपर, और तीन नाम जो है वो भी सामने आ चुके हैं। दिल सिट और फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन बज़ाहिर लगता ये है कि ये मामला ECP के पास ही जाएगा। क्या आप समझते हैं कि कंसेंसस जो है वो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो करने में कामयाब हो जाएंगी ये पार्लिमानी स्टेज के ऊपर, या फिर इलेक्शन कमीशन जो है उसी को फिर मतलब आइन के मुताबिक कोई फैसला करना पड़ेगा? मेरा इस बारे में ये सोच है कि हमारी कौम जो है वो क्या सोचेगी कि बैठ के 3 नामों में से किसी एक नाम पर इत्तेफाक ही नहीं हो सकती। ठीक है जी, बगैर किसी को मुर्द इल्जाम ठहराए सही, दोनों पार्टियों की नीयत साफ होगी, PDM की भी है और PTI की भी है, तो आखिर क्या मसला? ये मसले आ जाते हैं उस स्टेज पर कि ये इनके भेजे हुए नाम हैं, मैं क्यों एग्री करूं, और वो कहते हैं इनके भेजे हुए नाम हैं, तो शायद ये भी सोच हो सकती है। अच्छा, एनीहाउ,
तो कलेक्टिव विजडम थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वालों की और कानून के बनाने वालों की, उनके अंदाजे के मुताबिक था कि इख्तलाफ हो जाए तो आगे भी रास्ता उन्होंने मुतय्यन कर दिया। सही है। पार्लिमानी कमेटी के दोनों तरफ मेंबरान के नाम आ गए। अगर खुदा न खासा वो एग्री नहीं करते फिर इलेक्शन कमीशन ही फैसला कर देगा। तो अल्लाह करे अगर खुदा न खासा इलेक्शन कमीशन तक बात जाती है तो कम से कम सारे फरीक उसको तस्लीम कर ले और आगे बढ़े। जी रजवाना साहब, मुझे ये बताएं कि 2 असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। ज़ाहिर है कि मे बी 60% जो हल्के होंगे उनके अंदर इंतखाब होगा या इससे कम भी होगा, लेकिन अगर हम मरकज़ में भी देखें तो वहाँ भी सूरत हाल, कल स्पीकर साहब ने 35 जो ये चाह रहे थे कि हम वापस चले जाएं विद एनी पोलिटिकल मूव या जो भी इंटेंशन था पीटीआई का, बट दे वर रेडी टू कम बैक, जो कि गवर्नमेंट के इत्तेहादी जो है ये चाहते थे कि ये असम्बली में आके अपना एक कोई किरदार अदा करें अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो काम पहले स्पीकर साहब डिनाई करते रहे कि आइन में ऐसी गुंजाइश नहीं है कि हम तमाम लोगों के इकट्ठे जो वीज़े अपने इस्तीफे जो हैं उनको कब कर ले मंजूर, अचानक ये मूव जो है, डू यू थिंक इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी या ज़्यादा प्रेशर अब होगा फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर कि इलेक्शन की तरफ ही जाया जाए? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो मुल्क में थी नहीं, और किस तरह क्रिएट की गई इंस्टेबिलिटी वो भी सारे वाकयात अवाम के सामने है, नाजरीन के सामने है। चलती असम्बलियों को बिला वजह तोड़ दिया जस्ट टू create compelling circumstances after dissolution of 2 provincial assemblies के नेशनल असेंबली इस दबाव के तहत तोड़ दी जाए। तो कोई क्वेश्चन, कोई दबाव, कोई प्रेशर के तहत कोई भी काम किया जाए उसको कोई आदमी जस्टिफाई नहीं कर सकता। अब ये बड़ी बहस चलेगी है, चलें ये इलेक्शन कराएं, 2 तो असेंबली टूट गई है, आप क्यों कौमी असेंबली को बचा के बैठे हुए हैं। इस लॉजिक की तरफ कोई नहीं जाता कि what were the reasons and who are responsible, who have brought the situation to this point। अच्छा जी, वो स्टेज बैड लक टू द पीपल, बैड लक टू द कंट्री कि वो इस तरह से हो गया और पॉलिटिशियंस को ही मतऊन किया जा रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किए बगैर। अब मैं ये समझता हूँ डायलॉग एक वाहिद रास्ता है, बैठ के डायलॉग करने से असेंबली की जो है ना तहलील या असेंबली को कबल अज़ वक्त खत्म करना या वक्त पे जनरल इलेक्शन कराना, वो जो है वो बड़ा सूटेबल है। अब रही बात ये कि पीटीआई के जो मोअज़्ज़िज़ अरकान के इस्तीफे मंजूर हुए हैं उसके अब 2 पहलू हैं। एक पहलू है कि जो मौक़िफ़ पीटीआई का था, उनका था हमने इज्तिमाई इस्तीफे दे दिए और मंजूर करें। अब अपने ही मौक़िफ़ के खिलाफ वो कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे क्यों मंजूर किए। राजा साहब ने कानूनी जवाब पैदा किया कि हर बंदा इंडिविजुअली आए और वो अपने इस्तीफे जो है मंजूर कराए। अब राजा साहब इस बात की खुद वजाहत करेंगे कि उससे हटके उन्होंने इज्तिमाई जो इस्तीफे मंजूर किए वो उसका जवाब खुद देंगे। अब तहरीक इंसाफ ने ऑल ऑफ अ सडन ये जो डिसीजन लिया है कि हम वापस असेंबली में जाते हैं, तो उनका सारा जो प्रोसेस है 10 अप्रैल तक क्या था जिससे नदम एतमाद हुआ, उससे लेकर कल तक वो सारा प्रोसेस जो है इनके इस बात को निगेट कर देता है कि दे वर रॉन्ग ऑन दैट पॉइंट। और अब कह रहे हैं हम असेंबली में जाते हैं, जबकि इस्तीफे दे दिए, तकरीरें की कि हमने दे दिए, हमारे इस्तीफे कबूल क्यों नहीं किए जाते। ये एक मोटिव के तहत वापस जाना चाहते हैं, पार्लियामेंट में कोई किरदार अदा नहीं करना चाहते, वहां जाके कोई तरीकाकार इख्तियार करके इस असेंबली को तहलील कराने या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के उसके सोच के साथ जाने की इनकी जो है इरादा है। तो जब मोटिव किसी एक्शन का जो है वो बोनाफाइडी ना हो तो फिर एक्शन तो लेने पड़ते हैं जस्ट टू स्टॉप दैट। बिल्कुल सही है, मेलाफाइडी इसमें इनकी हो सकती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रिजवाना साहब, मुझे ये बताएं कि इस किस्म की सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब, मतलब ये तो अब ये कह रहे हैं जी कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, यानी बकौल पीटीआई के उनका ये ख्याल है, और खान साहब का भी जो वो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब की नींदें उड़ जाएंगी, इवन वो पेल्स भी खाएंगे यानी दवाई भी लेंगे, गोलियां भी खाएंगे तो नींद उनको नहीं आएगी।
वो एक सियासी उनका अपना एक बयानिया है। बट द क्वेश्चन इज कि इस सूरत हाल में ये गवर्नमेंट ये कहती है, पीडीएम की, आप लोगों की गवर्नमेंट के, हमने मईशत को बचाना है, बट अनफॉर्चुनेटली इफ वी जस्ट सी द 8 months रिकॉर्ड ऑफ दिस गवर्नमेंट, तो उसमें मामलात ख़राब ज़्यादा हुए हैं बजाय इसके कि ठीक होते। आप अपने हमारी रिजर्व्स को देख लें, आप हमारी इन्फ्लेशन को देख लें, आप हमारे डॉलर को देख लें, आप हमारी पेट्रोलियम प्राइसेस या एनर्जी प्राइसेस को देख लें, हर चीज़ अनफॉर्चुनेटली नीचे की तरफ आ रही है। तो वो जो एक रीज़न देते हैं कि हम रियासत को बचाने आए हैं सियासत को दाव पे लगा के, तो वो मामला भी तो ठीक नहीं हो रहा। वो उनका जो आर्गुमेंट है वो किसी पॉजिटिव साइड पे नहीं जा रहा गवर्नमेंट का। वही सर, ये जो आपने गुफ्तगू अभी फरमाई है, ये अवाम के नजर में भी, ज़हनों में भी यही बात है। मगर एक बात है कि कोई आदमी या कुछ लोग तो रीजंस पे जाते हैं कि आज जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके रीजंस क्या है। अगर रीजंस पे जाएंगे तो वो इन 9 महीने या 8 महीने की बात नहीं है, उसमें पिछले 4 साल, पौने 4 साल वो भी है। और बल्कि मैं एज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आल्सो, वो काफी अरसे से ये मसाइल थे जो चलते चलते अब बॉइलिंग पॉइंट पर आ गए। मैं नहीं समझता कि देखो, कोई भी आप बड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले आए, इकोनॉमिस्ट ले आए, कोई अकाउंटेंट लेके आए, कोई बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म की टीम ले आए, तो वो क्या सजेस्ट करेंगे? हर आदमी जो इस वक्त हुकूमत में बैठा है वो मशावरत के साथ चल रहे हैं कि इकोनॉमी को दुरुस्त किया। लेकिन मलिक साहब, मुझे जी सॉरी टू कट यू, ये मुझे बताएं कि अगले 6 महीने में कौन सी ऐसी यानी आ जाएगी, चेंज आ जाएगी मईशत के अंदर, माली एतबार से चेंज आ जाएगी कि मुल्क जो है वो सारी के सारे इन मसाइल के ऊपर ओवरकम कर जाएगा। बिकॉज देर इज नो स्टेबल गवर्नमेंट, इन फैक्ट देर इज नो अपोजिशन इन द पार्लियामेंट कौमी असम्बली में तो कोई जाता ही नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर हमें अनफॉर्चुनेटली दिखाई देते हैं, ना कोई और। तो पार्लियामेंट तो बिल्कुल रिडंडेंट इस वक्त दिखाई दे रही है। तो फिर व्हाई नॉट गो टू जनरल इलेक्शन जहां से कोई भी जीत के आए, आप लोगों की पार्टी आए या कोई भी आए, हुसोएवर, एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी और फाइनेंशियल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सीरियसली उनको लेंगे भी। अभी तो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, आप इंटरनेशनल डोनर्स या इंटरनेशनल जो लेंडर्स हैं उनकी बात करते हैं, तो वो इस वक्त हुकूमत है। और क्या ये शहबाज शरीफ साहब की आप बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में नहीं जाते, तो उन्होंने अभी जनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई है, ही हैज प्लेड हिज रोल। बाकी इकोनॉमिस्ट, बाकी वजीर खजाना अपना रोल तो अदा कर रहे हैं। सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि सारा कुछ करने के बावजूद कोई मसला प्रॉपर तरीके से हल इसलिए नहीं हो रहा कि दुनिया के हालात ऐसे हैं और हमारे माशी हालात ऐसे हैं। इसमें मैं नहीं समझता, ठीक है हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मगर एक फेयर एनालिसिस किया जाए तो, और पॉलिटिक्स की नजर से ना देखा जाए, पाकिस्तानी की नजर से देखा जाए, फेयर एनालिसिस किया जाए, तो एक्सक्लूसिवली इस गवर्नमेंट में सारा बर्डन आप नहीं डाल सकते। नहीं, वो डाल नहीं रहे, बिल्कुल नहीं डाल रहे। लेकिन जो मामला 4 साल में खराब हुए हैं वो 4 महीने या 8 महीने में कैसे ठीक हो जाएंगे जो रहते हैं? जी प्लीज। अब आगे बात ये वेदर अर्ली इलेक्शन आर द सॉल्यूशन। मैं समझता हूँ कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये एक बहस चल रही है, जल्दी ना स्टेबल गवर्नमेंट होगी, जो हारा जो जीता इलेक्शन को तस्लीम करेगा, रिजल्ट को तस्लीम करेगा। इलेक्शन कमीशन तस्लीम नहीं किया जाता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को राइवेंट का मुलाजिम कहते हैं, कुछ कहते हैं, और उसके बाद वहां की कार्रवाई है। इलेक्शन कमीशन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितना बुरा भला कहा गया। जब तौहीन अदालत की कार्रवाई चली, जो भी कानून के मुताबिक इंसाफ होगा उस पर मैं कुछ नहीं कहता। तो अब बात यह है कि कंडक्ट तो हरामियत न देखे कि वो क्या कर रहा है। एक ही बात है कि अगर वजीर आजम वो नहीं रहे, अदम एतमाद हो गया, तो उन्होंने अपना रास्ता फिर बनाने के लिए, दोबारा वजीर आजम बनने के लिए असम्बलियां भी तोड़ दी, इस्तीफे भी दे दिए, इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कह दिया, इदारों को बुरा भला कह दिया। चलो जी, आपने कह दिया, वेट फॉर द मैच्योरिटी ऑफ द असेंबली एंड टाइम का वेट करें। नहीं है तो बैठे हैं, डायलॉग करें। पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट का एक इशू हो गया कि इस्तीफे हो गए, बाकी लोग तो जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं है वो तो खड़े हैं ना, वो चले जाए, बैठ के बात करें। मगर मोटिव के साथ मत जाए कि हमने इस असेंबली को जाके खत्म करना है। इस मोटिव के साथ जाए, जितने दिन बकाया असेंबली है, मैच्योरिटी से पहले खत्म होती है और इलेक्शन पहले फैसला हो जाता है, करा ले। इलेक्शन
आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का वाहिद इलेक्शन हल नहीं है। ठीक। इट्स नॉट दी ओनली थिंग जिससे सोल्यूशन होगी स्टेबल गवर्नमेंट की। आपको बाकी आपके अरब ममालिक, दोस्त ममालिक पैसे जिस तरह से भी दे रहे हैं, जनीवा कॉन्फ्रेंस में फंड रेजिंग हुई, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई हल है। मैं बतौर एक स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कह रहा हूँ कि क्या दूसरी जो हुकूमत आ जाएगी फिर क्या होगा, डॉलर नीचे आ जाएगा। अब डॉलर की जो शॉर्टेज है वो साफ जा रहे, मार्केट में डॉलर की कीमत बहुत ज्यादा है। हमारे जो पाकिस्तानी ओवरसीज है उन पर हमें फख्र है, हमारी बड़ी सपोर्ट है। वो हुंडी के जरिए, हवाले के जरिए पैसे आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट से उनको 20-25 रुपए फी डॉलर इजाफा ज्यादा मिलता है। तो ये तो पर्सनल कंडक्ट है, ये तो हमारा पर्सनल जो है ना रोल है कि मुझे बाहर से मुनाफा मिल रहा है, मैं पाकिस्तान को डॉलर बिल्कुल सही नहीं है, भेजूंगा। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया मलक रफ़ीक रजवाना साहब, फॉर्मर गवर्नर पंजाब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।